एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 13 ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते थे हमेशा, फर्म का वैल्यू कॉस्ट निकालते थे, ओवरऑल कॉस्ट, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कर रखे दे रखी है। ठीक है, पूरा टेबल आप देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है, ये गिवन है। तो अब इसमें करना क्या है, आप देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या करवाने के लिए कह रहा है। क्या लिया है? टू कंपनीज लिखा हुआ है, टू कंपनीज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इक्विवेलेंट रिस्क ग्रुप। द टू कंपनीज आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट वाई इज लेवर्ड वाइल कंपनी एक्स इज अनलेवर्ड। ये लेवर्ड और अनलेवर्ड मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। लेवर्ड मीन्स ये होता है कि जो भी फॉर्म है उसके पास डिबेंचर्स भी है, ठीक है, उसने डेप्ट में भी पैसा लगा रखा है। और जो अनलेवर्ड होता है उसका मतलब वो ओनली इक्विटी बेस्ड है, ठीक है। तो कंपनी एक्स जो है वो अनलेवर्ड है, मतलब इक्विटी बेस्ड है, और जो कंपनी वाई है वो लेवर्ड है क्योंकि वो उसमें डेप्ट भी है। द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डेप्ट ऑफ लेवर्ड कंपनी मीन्स लेवर्ड कंपनी कौन, वाई की बात कर रहा है, इज ₹6 लाख इन 10% डिबेंचर्स। द अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ टू कंपनीज इज एज फॉलोज। दोनों कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे गिवन है। EBIT दे रखा है दोनों का 1.5 लाख सेम है। लेस क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। अब यहाँ पे तो डिवेंचर्स है ही नहीं, एक्स के पास तो डैश मार दिया, और यहाँ पे डिवेंचर्स थे 6 लाख, 10% तो 60,000 आ गया। ये आपको अर्निंग मिल गई, अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स 150 एज इट इज आ गया, और ये माइनस करके 90,000 बचा। इक्विटी कैलकुलेशन रेट यहाँ पे गिवन है 15% और 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला, इसका आ गया 10 लाख और इसका आ गया 4,50,000। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट अब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ तो डेप्ट है ही नहीं, डैश आ गया और इसमें जोड़ा 6 लाख, 6 लाख डेप्ट है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, प्लस करके मिल जाता है वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख और ये 10,50,000। ओवरऑल कॉस्ट भी इन्होंने निकाला, तो एक का आया 15% और एक का आया 14.3%। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है। एंड इन्वेस्टर ओन्स, कोई इन्वेस्टर है जिसके 5% इक्विटी शेयर है ऑफ कंपनी वाई, वाई कंपनी के उसने 5% इक्विटी शेयर ले रखे हैं। शो द आर्बिट्रेज प्रोसेस एंड अमाउंट बाय विच ही कुड रिड्यूस हिज आउटले थ्रू द यूज ऑफ आर्बिट्रेज। आर देयर एनी लिमिट्स ऑफ दिस प्रोसेस। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस में करना है क्या, मैं आपको बताती हूँ। आइए शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम अपने जो इन्वेस्टर है उसका करंट पोजीशन बताएंगे, वो भी फर्म वाई के लिए, ठीक है। तो फर्म वाई में यानी कि डिबेंचर्स वाली जो फर्म है वो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे उसने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है। इन्वेस्टमेंट देखो, उसको पता है 5% उसने इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं कंपनी वाई के, तो 5%। अब ये 4,50,000 कैसा आया, देखो 4,50,000 ये रहा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी कितना है 4,50,000, तो 4,50,000 में से उसने 5% इक्विटी होल्ड कर रखा है, तो 4,50,000 का 5%। और डिविडेंड इनकम उसकी कितनी है, पहले हम उसका करंट पोर्शन निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ डिविडेंड इनकम लिया है। डिविडेंड इनकम में 5% ही मिलेगा उसे, और वो किस में मिलेगा, 90,000, क्योंकि ये अर्निंग्स है जो कि शेयर होल्डर में बटेगी। तो 90,000 ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, विजिबल है, ओके। तो 90,000 यहाँ लिखा। अब इन दोनों का अमाउंट निकालेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे। थोड़ा एक गंदा हो गया, कटिंग हो गया है, तो थोड़ा देख लेना, आप समझ जाना। तो देखो ये निकल गया हमारा, इसका 4,50,000 का 5% 22,500, और 90,000 का 5% निकल गया 4,500। प्लस करोगे तो 27,000 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है प्लस करने का, ये मिल गई। ये वो अर्निंग है जो कि एक इन्वेस्टर की है फर्म वाई में। अभी इस वक्त इन्वेस्ट उसने इतना कर रखा है और डिविडेंड उसको इतना मिलता है, ठीक है। अब आगे, अब हम निकालेंगे कि अगर जो इन्वेस्टर है उसका जो फंड है वो अवेलेबल कितना है। जैसे ये रहा, सिंस इन्वेस्टर विल बोरो 60,000 उसने बोरो कर रखा। अब ये कैसे मैंने बताया, 6 लाख का डिबेंचर है, उस पर 10% आपको जो है क्या कहते हैं, हाँ उसको 10% वो मिलता है इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया हमारा, 60,000, ठीक है। 60,000 आ गया। अब फंड्स अवेलेबल कैसे हो गए, देखो बोरोड फंड हो गया 60,000, और खुद का जो फंड था वो कितना था, ये रहा, इन्वेस्टमेंट ओनली फंड 22,500, टोटल हो गया 82,500, ठीक है, क्लियर है। अब ये तो था हमारा फर्म वाई के लिए, फर्म वाई के लिए हमने कैलकुलेट करा है। अब यही सेम हम एज्यूम करेंगे फर्म
कौन सी फर्म, फर्म एक्स के लिए। तो फर्म एक्स के लिए देखो कैसे करना है। अब फर्म एक्स के लिए अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास डिबेंचर्स है ही नहीं, केवल एक इक्विटी है। तो इक्विटी के लिए देखा जाए तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इक्विटी में। देखो अगर आप ये जो मार्केट वैल्यू इक्विटी 10 लाख, अगर इसका 5% निकालोगे, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो इक्विटी में मार्केट वैल्यू कितना है 10 लाख, तो 10 लाख का 5% निकालोगे, ये आएगा 50,000। ये फर्म एक्स के लिए कर रहे हैं हम, जिसमें से 30,000 तो उसका खुद का कैसा फंड होगा जो कि उसने बोरो कर रखा होगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था दोनों फंड, बोरो और हमारा खुद का ऑन फंड। ऑन फंड कितना होगा उसका पर्सनल, जिसको हम कह सकते हैं 20,000 का, ठीक है। और यहाँ पे जबकि फर्म एक्स में 20,000 का, जबकि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था हमारा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो था 22,500 का, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा 50,000, ये हो गया। अब हम उसकी अर्निंग्स निकालेंगे जो बटेगी, मतलब उसकी इनकम फर्म एक्स के लिए। तो फर्म एक्स के लिए अगर आपने देखा जो अर्निंग्स थी वो बटने वाली कितनी थी बुक में, 1,50,000। देखो बुक में ये रहा 1,50,000 अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पे इक्विटी ही है तो इसलिए ये लेंगे। तो 1,50,000 का अगर आप 5% निकालोगे वो आपको मिलेगा 7500। लेकिन अभी हम लेस करेंगे इंटरेस्ट जो कि पेबल होगा। इंटरेस्ट अगर आप दोगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 60,000 का निकालेंगे 5%, जो कि मिलेगा हमें 3,000। अगर आप इसको लेस करोगे इंटरेस्ट तो आएगा 4500। तो दोनों का जो इनकम है मतलब 4500 सेम है। अगर आपने देखा हो यहाँ इसको डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पे जो इनकम हो रहा है इसको 4500 हो रहा है। तो डिविडेंड और इनकम यहाँ पे 4500 दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं, ये ट्रिकी टाइप के से, इसमें कुछ खास नहीं होता। कुल मिला के बात इतनी है, आपने यहाँ पे पहले वाई फर्म जो थी उसके लिए इन्वेस्टर का वैल्यू निकाला, उसका बोरोड फंड पर्सनल फंड कितना इनसे इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कितना उसे डिविडेंड मिल रहा है। फिर वही सेम कैलकुलेशन हमने फर्म एक्स के लिए भी करी, जहाँ पे डिवेंचर्स नहीं थे। पहले हमने उसका इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर है वो निकाला, जितना हमारा क्या होता है, जितना हमारा इक्विटी होगा, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, उतना हमने कैलकुलेट किया, वो है 50,000। अब 50,000 में से 20,000 तो उसका वो वाला है जो कि खुद का पर्सनल है, 30,000 जो बाकी का है वो उसका बोरोड कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने उसका इनकम निकाला। इनकम तो उतने भी मिलेगा जो कि उसकी अर्निंग्स अवेलेबल होगी टू द शेयर होल्डर्स, वो था 1,50,000। 5% है, हमने निकाला 7500। अब इंटरेस्ट वो देगा तो 60,000 जो है उसका 5% निकालेंगे तो 3,000 आएगा। और प्लस अगर आप माइनस करेंगे इसे, इंटरेस्ट लेस होगा तो 4,500 आएगा, वही सेम, ठीक है। तो आप इस बात को यहाँ लिखेंगे भी, इस बात को हम यहाँ लिखेंगे। ये बुक में भी आंसर में देखो दे रखा है, मैं अब क्या लिखूंगी इसमें से, देखो लिखा हुआ है द इन्वेस्टर विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ ₹4,500 फ्रॉम बोथ द फर्म्स, ठीक है। वेयर एज हिज इन्वेस्टमेंट इन फ्रॉम पर्सनल फंड्स विल बी 20,000 इन एक्स कंपनी में एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग कंपनी में 22,500। उसका जो इन्वेस्टमेंट है देखो यहाँ पे हमने कर रखा 22,500, उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है वाई में। और अगर हमने एक्स की बात करें तो यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, खुद का 20,000 है, और दोनों का 4500 सेम आ रहा है अर्निंग, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और आज के लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।